नमस्ते बच्चों। आज हम जनरल नॉलेज के पहले क्लास हम करने जा रहे हैं। इसमें भी हम एक स्टैटिक का टॉपिक देखेंगे जो कि है यूएनओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे हम लोग। देखो बच्चों, ये हर एग्ज़ाम में आता है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है और आपके एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस है। तो पहला मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, और ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा ताकि आप लिंक कर सको और आसानी से आप कर सको इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बच्चों, यूएनओ मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूएनओ क्या है? यूएनओ एक ग्रुप है बच्चों। यूएनओ एक क्या है? ये एक ग्रुप है। ग्रुप ग्रुप किस चीज़ का है? ग्रुप है नेशंस का। नेशंस का ग्रुप है, स्टेट्स का ग्रुप है और कंट्रीज़ का ग्रुप है। क्यों है? मतलब ग्रुप किस लिए किया जाता है? जब ग्रुपिंग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, उसका एक ही मकसद रहता है, कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेट करके रहना। ठीक है बच्चों, तो यूएनओ भी इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं उनके बीच क्या रहे? कोऑपरेशन रहे। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो गया, तो कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो जाता है बच्चों? वार होता है। तो ये वार को रोकने के लिए, इसी वार को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं नेशन, स्टेट्स और कंट्री का, जो कि वो कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करे और आपस में कोऑपरेट बना के रखे, कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करके रखे। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों यूएनओ के पहले कोई ग्रुप नहीं था बहुत सारे ग्रुप्स थे। जैसे कि बिफोर यूएनओ अगर मैं बात करूं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप थे बिफोर यूएनओ? आप देखोगे 1865 में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन था जो दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं उन सब के बीच कोऑपरेट करता था वो भी। और 1874 में भी था। 1874 में क्या था? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यही था। 1899 में एक कोड था जो जिसका नाम है अभी भी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है। हेग कहाँ है बच्चों? नीदरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में। तो ये क्या करता था बच्चों, दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं अगर आपस में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो ये कोर्ट उसको सुलझाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि यूएनए को पहले कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस कन्फ्लिक्ट को शायद रिजोल्यूट नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए यूएनओ का अभी यूएनओ इसलिए मौजूद है आज के टाइम में। ठीक है, अच्छा, तो यूएनओ किस लिए आया और कैसे आया, ये अगर हम सीरीज में समझना चाहें तो पहले हमको जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 1 को। अगर वर्ल्ड वॉर 1 को हम ध्यान से सोचें, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था बच्चों? वर्ल्ड वॉर में क्या, कब से कब तक हुआ था बच्चों? ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था? 20 मिलियन लोग मर गए थे। 20 मिलियन पीपल डाइड। ठीक, बहुत सारे एम्पायर्स थे इसमें। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे जो कोलैप्स कर गए थे। न्यू नेशन इमर्ज होके आए। जब भी वॉर ख़त्म होता है बच्चों, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आता है, एक नया दौर आता है। उस नए दौर को मेंटेन करने के लिए जो भी वर्ल्ड आएगा, जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा,
उसमें पीस कीपिंग करने के लिए हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सभी देशों को आपस में बांध के रखे, उनके बीच फिर से कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा वो उनको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे जो कोलैप्स कर गए वर्ल्ड वॉर 1 में। ऐसे कौन कौन से एम्पायर थे? एक था ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर ये कोलैप्स कर गया बच्चों। एक है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये भी कोलैप्स कर गया। तो एक न्यू नेशन के तौर पे उभर के आए कौन कौन? तो जो कोलैप्स करेगा, कोई कोई न्यू नेशंस भी तो आएंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो न्यू नेशंस जो इमर्ज करके आए, न्यू नेशंस कौन कौन थे वो लोग? वो थे चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, नेक्स्ट इस्टोनिया, फिनलैंड। ये ऐसे न्यू न्यू नेशंस इमर्ज होने लगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो इसमें क्या हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, जिसकी वजह से हमको एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो कि क्या कर सके, जितने भी देश हैं, जो भी न्यू नेशंस इमर्ज हो रहे हैं या जितने भी देश हैं, उन सब के बीच क्या क्या कर सके, कोऑपरेशन बना के रखे। तो इसीलिए स्टार्ट हुआ लीग ऑफ नेशन। क्या स्टार्ट हुआ? लीग ऑफ नेशन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आया तो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। ये कब आया बच्चों? ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1919 में इसका आना हुआ। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्यों स्टार्ट हुआ? जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ बच्चों, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, एक ट्रीटी के ज़रिए ये ख़त्म हुआ जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के दौरान ही ये लीग ऑफ नेशन को स्टार्ट करने का बात किया गया था वहाँ पर। और इसका आइडिया किसने दिया था? लीग ऑफ नेशंस का इसका आइडिया किसने दिया था? इसका आइडिया दिए थे यूएस के प्रेसिडेंट। यूएस के कौन? प्रेसिडेंट, जिनका नाम था वुडरो विल्सन। इन्हीं का आइडिया था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाने का आइडिया किसका था? वुडरो विल्सन का था। तो जब ये बनाया गया था, स्टार्टिंग में इसके 28 फाउंडिंग मेंबर थे। कितने फाउंडिंग मेंबर थे? 28 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इंटरेस्टिंग बात यह है, आइडिया जिन्होंने दिया था, कौन दिए थे? यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने दिए थे। 28 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन यूएसए इसका पार्ट नहीं था। यूएसए यहाँ पर उन लीग ऑफ नेशन में नहीं था एज ए मेंबर। यहाँ पर जो भी डोमिनेटेड पावर थे वो कौन कौन थे? नए नए पावर उभर के आए थे। एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों डोमिनेट करते थे। दीज आर द डोमिनेटेड पावर्स इन लीग ऑफ नेशंस। कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। ये इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि जितने भी अगर डिस्प्यूट्स हो, बहुत सारे कंट्री में अगर डिस्प्यूट्स हो, उनको वे क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। तो इनिशियली इसको सक्सेस भी मिला, बहुत सारा सक्सेस मिला। बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हुए थे 1920s के करीब, तो इसको उसने सेटल भी किया। लेकिन इनिशियली जो सक्सेस मिला, क्या कौन कौन सा मिला? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एक डिस्प्यूट था, एक लैंड को लेके, एक आइलैंड को लेके, एलेंड आइलैंड। उस डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करने में इनका हाथ था, लीग ऑफ नेशन का। और जर्मनी और पोलैंड का भी एक डिस्प्यूट था एक जगह को लेके, जिसका नाम है
सिलेसिया, इस डिस्प्यूट को भी उसने रिजोल्यूट किया, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। लीग ऑफ नेशंस जिस वजह से बनाया गया था ताकि आगे कोई वॉर ना हो, कोई भी कुछ भी ना हो, कन्फ्लिक्ट हो तो उसे हम कोऑपरेशन के जरिए उसे सुधार सके, लेकिन यहाँ पर लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। इसका बिगेस्ट फेलियर क्या था बच्चों? इसका बिगेस्ट फेलियर क्या था? वर्ल्ड वॉर 2, जो कब से कब तक था? 1939 से 1945 तक चला। अच्छा, ये इसका बिगेस्ट फेलियर था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ? क्या इसका वीकनेस रहा होगा, या क्या इसका वीकनेस था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ? तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुआ। देखो, अगर हम वीकनेस को देखें, वीकनेस ऑफ लीग ऑफ नेशन, वीकनेस को अगर देखें तो पहले मैंने बताया था, ये जो इसका आइडिया किसने दिया था? वुडरो विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और फाउंडिंग मेंबर में 28 मेंबर थे, लेकिन यूएस उसका पार्ट नहीं था। और पहला रीज़न यही है कि एब्सेंस ऑफ यूएसए का एब्सेंट होना वहाँ पर, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन है उसका यही काम है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पार्लियामेंट में जाके वहाँ पर परमिशन लेंगे कि हम यहाँ पर लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यूएसओ जब अपने पार्लियामेंट में गया तो वहाँ के पार्लियामेंट वहाँ उनको मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए यूएसए लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। तो पहला रीज़न यही है, एक ऐसा देश जिसने आइडिया दिया था लीग ऑफ नेशन का, वही उसका पार्ट ही नहीं था। नेक्स्ट, सेकेंड रीज़न था लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड अनस्टेबल मेंबरशिप। सेकेंड रीज़न क्या था? रेस्पेक्ट की कमी और मेंबरशिप में भी स्टेबिलिटी नहीं था। अच्छा, मेंबरशिप में स्टेबिलिटी क्यों नहीं था? देखो बच्चों, जर्मनी जो एक कंट्री था लीग ऑफ नेशन में, उसने 1926 में उसको ज्वाइन किया था, लेकिन 1932 में उसने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन आया था। जब हिटलर का शासन आया था तो 1932 में वहाँ पर उन्होंने लीग ऑफ नेशन को पहले से ही छोड़ दिया, जब हिटलर आया। कौन आया? जब हिटलर आया जर्मनी में, ठीक है। और यूएसएसआर भी उसका पार्ट था, यूएसएसआर इसका पार्ट था। कब था? 1933 में था। लेकिन जब फिनलैंड पे ये अटैक किया, यूएसएसआर ने क्या किया, 1939 में फिनलैंड पे इसने क्या किया, अटैक किया। तो फिनलैंड पे अटैक करने की वजह से लीग ऑफ नेशन जो थे यूएसएसआर को एक्सपेल्ड कर दिए। ये पहला ऐसा कंट्री था जो लीग ऑफ नेशन इसको एक्सपेल किया था। कौन है? यूएसएसआर, ठीक है। तो जर्मनी जब हिटलर आया तो 1932 में वो लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। यूएसएसआर 1933 में मेंबर था, लेकिन जब वो फिनलैंड पे अटैक किया तो लीग ऑफ नेशन ने उसको क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। उसी तरह जापान कब छोड़ा? जापान लेफ्ट 1933 को। अच्छा, क्यों छोड़ा? क्योंकि 1933 को जापान ने एक चाइना का एक प्रोविंस है मंचूरिया नाम के जगह पर उसने अटैक कर दिया, और लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं बोला। लीग ऑफ नेशन वहाँ पर उन जापान को बोला कि यू शुड लीव दैट, तो जापान ने 1933 को लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया था। और उसी तरह इटली ने भी 1936 को वहाँ पर छोड़ दिया, वो लेफ्ट। क्यों? क्योंकि इटली ने एक कंट्री पे अटैक किया जिसका नाम है इथोपिया, और इसी वजह से उनको वहाँ वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत सारे वीकनेस था
जैसे कि पहला तो जो आइडिया जिन्होंने दिया था विड्रो विल्सन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, वही नहीं थे उसी ग्रुप में। लैक ऑफ रेस्पेक्ट, अनस्टेबल मेंबरशिप। उसके बाद जर्मनी 1926 में आया, 1932 में छोड़ दिया। यूएसएसआर ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने 1933 में ज्वाइन किया था, लेकिन 1939 में वहाँ वो किस पे अटैक किए? फिनलैंड पे अटैक किए, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन ने उनको एक्सपेल्ड कर दिया। उसी तरह जापान भी छोड़ दिया 1933 में। क्यों? क्योंकि वो चाइना का एक एरिया है मंचूरिया, वहाँ पर वो अटैक कर दिए थे। इसी तरह इटली ने भी छोड़ दिया, इटली 1936 को छोड़ दिया इथोपिया पर अटैक करने के बाद। ठीक है, अच्छा, और भी क्या रीज़न थे? और ये रीज़न था कि 1929 को पूरे वर्ल्ड भर में ग्रेट डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आया बहुत। ग्लोबल, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था। अच्छा, यहाँ पर डोमिनेटिंग पावर कौन था? मैंने बताया फ्रांस और ब्रिटेन, लीग ऑफ नेशन। फिर भी इन लोगों ने यहाँ पर क्यों मना नहीं किया? यहाँ पर ये जापान को क्यों अटैक करने दिया चाइना के ऊपर? इटली को क्यों अटैक करने दिया इथोपिया के ऊपर? क्योंकि 1929 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जहाँ पर फिनलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो भी एग्रेशन दिखा रहे थे, यूएसएसआर हो गया, जापान हो गया, उन सबको मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते थे वो लोग, क्योंकि वो जूझ रहे थे किससे? ग्रेट डिप्रेशन से। तो ज़्यादा मतलब एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि अनविलिंगनेस ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस टू पनिश द एग्रेसर्स। जो भी एग्रेशन दिखा रहे थे उन सबको पनिश करने का इनका इच्छा ही नहीं था, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि डोमिनेटिंग पावर थे। कहाँ पर? लीग ऑफ नेशन पे। ये बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही करना नहीं चाह रहे थे, तो इसी वजह से वहाँ पर वो एग्रेसर को पनिश नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे रीज़न हैं लीग ऑफ नेशन फेल होने का कारण। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में। बहुत सारा यहाँ पर नुकसान हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ? पहले तो लोग मरे। कितने लोग मरे? 72 मिलियन पीपल डाइड। बहुत सारा लोग मरे, 72 मिलियन पीपल डाइड। और यहाँ पर जो कल्ट था कि बहुत सारे कॉलोनी था, वो कॉलोनी भी कोलैप्स करने लगा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत सारा कॉलोनी भी कोलैप्स होने लगा। उन सब में से पहला कॉलोनी जो था, पहले यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर कोलैप्स्ड। यहाँ पर पहला जो कॉलोनी कोलैप्स हुआ कौन सा था? यूरोपियन का। ये कोलैप्स कर गया। और मैंने पहले ही भी बताया, जब वॉर होता है एक नया ऑर्डर आता है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है, और बहुत सारे ऐसे पावर भी उभर के आते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। न्यू पावर जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों सुपर पावर की तरह उभर के आए। ये दोनों सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आए। समझ में आया? तो 1939 से 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो बहुत सारा एम्पायर कोलैप्स करने लगा। यहाँ पर 2 कंट्री यूएसए एंड यूएसएसआर, ऐसे 2 सुपर पावर इमर्ज होने लगे। तो तभी वर्ल्ड को क्या चाहिए? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा तो हमें एक
ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा जो सभी कंट्री के बीच एक कोऑपरेशन बना के रखे। न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर हमको चाहिए, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। और न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन कौन करेगा? ये करेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये मेंटेन करके रखेगा इसको। अच्छा, ये कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेट याद रखना, यूनाइटेड नेशंस केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। क्यों चाहिए था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? आप सबको पता चल गया अभी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बहुत सारा न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बना बच्चों, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस में इवेंट्स हुए होंगे। मैं 2-3 ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर सको थोड़ा बहुत, ठीक है। एक अच्छा, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस लिए आया पता चल गया अभी आपको। तो पहले क्या हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर देखो बच्चों, पहले सीक्वेंस में आता है लंदन डिक्लेरेशन। पहले सीक्वेंस में कौन आता है? लंदन डिक्लेरेशन। ये कब आया? लंदन डिक्लेरेशन आया 1941 को। यहाँ पर क्या बात हो गया, यहाँ पर बहुत सारे यूरोप के ऐसे कंट्री थे, 9 ऐसे कंट्री थे, 9 कंट्री। ये कहाँ रह रहे थे? लंदन में रह रहे थे। और इनका मकसद ये था कि जितने भी वार हो रहा है, जो भी वार हो रहा है, इनको ख़त्म करें। और इसीलिए वो लंदन में रह रहे थे, ठीक है। लंदन डिक्लेरेशन के बाद एक डिक्लेरेशन आया, अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर, ध्यान रखो बच्चों, ये फॉर्मल रिजोल्यूशन नहीं है ये, या कोई ट्रीटी भी नहीं है। ये एक ऐसा छोटा सा डिक्लेरेशन है जो किनके बीच में हुआ, सॉरी, ये किनके बीच में हुआ? ये हुआ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल, इन दोनों के बीच हुआ अटलांटिक चार्टर, जो कि 1941 उसी साल अगस्त में हुआ था ये, ठीक है। रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल के बीच में हुआ। इनका इस चार्टर में ये कहा गया था कि जो भी एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर में कौन कौन आता है? जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान, ये सब, इन सबको हमको मिलके हराना है, ये यहाँ पर डिसाइड किया गया इसी चार्टर में। और इसी के तहत इन्होंने एक डिक्लेरेशन स्टार्ट किया 1942 में, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, पहली बार यहाँ पर यूनाइटेड नेशन टर्म कॉइंट किया गया, कब? 1942 में। अब तक ध्यान दो बच्चों, 1942 तक यूएसए यहाँ पर नहीं लड़ रहा था, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन जब 1941 में एक्सिस पावर में से जापान ने क्या किया? जापान ने अटैक किया किसके ऊपर? जापान ने अटैक किया अमेरिका के एक जगह पर जिसका नाम है पर्ल हार्बर। यहाँ पर उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से यूएसए को यहाँ पर आना पड़ा। और यूएसए ने जब आया तो उन्होंने क्या किया? यूएसए ने क्या किया बच्चों? एक ग्रांड अलायंस बनाया। ग्रांड अलायंस जो बना वो कितने कंट्री के बीच बना? 26 कंट्रियों के बीच बना। 26 कंट्री एगेंस्ट, ध्यान रखना बच्चों, एगेंस्ट एक्सिस पावर।
उन सब का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक्सिस पावर में जो भी है उन सबको हराना है ये, ठीक है। और तभी अक्टूबर 1943 को वर्ल्ड ये जो यूएनओ है उन सब के बारे में बात किया गया कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। और फाइनली 1944 में, कब? 1944 में डुम्बाटन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुआ। डुम्बाटन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है हमें, उसका प्रिंसिपल बनाया गया। दिस प्रिंसिपल वाज सबमिटेड, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ब्रीफ हिस्ट्री था यूएनओ के बारे में, कैसे कैसे हुआ, ठीक है बच्चों। अभी हम जानेंगे ये जो यूएनओ है ये काम कैसे करता है, यहाँ पर कितने मेंबर हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। एग्जाम में वो सब आएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चंस आ सकता है कि कैसे कैसे यहाँ पर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ, ये सब के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यहाँ तक। तो अभी आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका पर्पस है। इसका पर्पस क्या है? ये 4 पर्पस में काम करता है बच्चों। पर्पस जो है, इस पर्पस हैज 4 ग्रुप्स। पहला है सिक्योरिटी। किसके ऊपर काम करेगा ये? सिक्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है जस्टिस। नेक्स्ट है वेलफेयर। और नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन राइट्स। इन सब के ऊपर इसका काम है। इसका पर्पज कौन कौन सा है? पर्पज है सिक्योरिटी, जस्टिस, वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स। एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों। इसका पर्पस कौन कौन सा है? सिक्योरिटी, जस्टिस, वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स। और ये यहाँ पर जो भी काम होता है, इसका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी रहा होगा। यूएन का एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? किस लैंग्वेज में यहाँ पर काम होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों यहाँ पर, एक है इंग्लिश। नेक्स्ट है फ्रेंच, चाइनीस, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। ये है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज। बट द वर्किंग लैंग्वेज आर ओनली 2। वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सा है? एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों कौन से लैंग्वेज हैं? यहाँ पर वर्किंग लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज जिसमें डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या जो भी होता है, वर्किंग लैंग्वेज 2 है, ठीक है बच्चों। एट प्रेजेंट देयर आर 193 मेंबर्स इन यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, इसके बहुत सारे प्रिंसिपल बॉडी हैं जो इनके अंडर काम करता है। यूएनओ के 6 ऐसे प्रिंसिपल बॉडी हैं जो इसके अंदर काम करता है बच्चों। उस प्रिंसिपल बॉडी के बारे में अगर हम जानें तो क्या क्या है, देखो बच्चों। यूएनओ 6 है। कौन कौन सा है बच्चों? पहला है जनरल असेंबली। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसोक बोलते हैं,
शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, इको सुक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। और एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, आई एम सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। ठीक है बच्चों, ये इसके 6 प्रिंसिपल बॉडी हैं। कौन कौन से? एक है जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक है सेक्रेटेरिएट। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन या प्रिंसिपल बॉडी है यूएन के। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल असेंबली जो है, यहाँ पर यूएन के हर मेंबर हैं, हर स्टेट्स के मेंबर हैं, और ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स, ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स टू जनरल असेंबली। तो इसका एक मीटिंग होता है हर साल इसका मीटिंग जो होता है, कब होता है? इसका मीटिंग होता है सितंबर, जितने भी सितंबर एवरी ईयर सितंबर के महीने पे जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के, वो सब मिलते हैं सितंबर के महीने में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो भी काम होता है, जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। और टोटल यहाँ पर 15 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर। 15 में से 10 और 5 ऐसे 2 ग्रुप है। 10 मेंबर का एक ग्रुप है और 5 मेंबर का एक ग्रुप है। ये 10 मेंबर ये 5 मेंबर जो ग्रुप है, इन सबको बोला जाता है परमानेंट मेंबर्स। दिस आर द परमानेंट मेंबर्स। और ये जो है 10 मेंबर, इन सबको कहा जाता है नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इन सब का इलेक्शन हर 2 साल में होता है। अच्छा, इलेक्शन कैसे होता है? जितने भी कंट्री है उन सब के अल्फ़ाबेटिकल नेम के ऑर्डर में होता है। 2012 तक शायद इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में था, अभी नहीं है शायद। और परमानेंट मेंबर का खासियत क्या है? इन सब का खासियत ये है कि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अगर यूएन में कोई भी रेजोल्यूशन आया और वीटो पावर के जरिए जो भी जिन 5 मेंबर को ये वीटो पावर मिला होगा। अच्छा, वीटो पावर किसको मिला है? ये 5 परमानेंट मेंबर है कौन? इन सब के बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ। कौन है? एक है चाइना, एक है फ्रांस, एक है रसिया, यूके, यूएसए। दिस आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इन सब के पास वीटो पावर है। अगर अगेंस्ट एनी रेजोल्यूशन यहाँ पर इन्होंने अगर वोट कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम वीटो पावर का यूज किसने किया था? रसिया ने किया था। क्यों? हमको सपोर्ट करने के लिए। वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे शायद था उनका, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रसिया ने उस बिल के अगेंस्ट वोट किया था। यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। इन सब के पास कौन सा पावर है? वीटो पावर। इन सब के पास वीटो पावर मतलब क्या है? एनी मैटर सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फेल्स टू कैरी थ्रू इफ नेगेटिव वोट इज कास्ट बाय एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर। अगर मेजोरिटी भी अगर हाँ बोल रहे हैं, मेजोरिटी किसी पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक पे अगर हाँ बोल रहे हैं और वीटो पावर जिनके पास है, अगर उसी टॉपिक पे वो अगर ना बोल दिए तो मेजोरिटी के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा वहाँ पर। तो वीटो पावर का इम्पोर्टेंस यही है। अगर 10 मेंबर में से 10 ही के 10 लोग अगर पूरा सपोर्ट कर दिए, मेजोरिटी वहाँ पर सपोर्ट कर दिया, और वीटो पावर में से कोई भी एक भी अगर
कोई भी एक मेंबर अगर उसके अगेंस्ट में चला जाए, उस बिल के अगेंस्ट, उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट चला जाए, तो वो बिल और रिजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है वीटो पावर का खासियत। यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा बच्चों, यूएन का एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम क्या है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके कितने मेंबर है? 15 मेंबर है। कितने मेंबर है? 15 मेंबर। और 10 मेंबर नॉन परमानेंट है, जिसका इलेक्शन होता है हर 2 साल में। 5 मेंबर परमानेंट है। परमानेंट मेंबर मतलब जिसके पास वीटो पावर होता है। किस किस के पास वीटो पावर है? चाइना के पास है, फ्रांस के पास, रसिया, यूके, यूएसए, इन सब के पास क्या है? वीटो पावर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, अगर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में हम बात करें, दिस ऑल्सो कंसिस्ट 54 रिप्रेजेंटेटिव्स। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? 54 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्री। अच्छा, 54 रिप्रेजेंटेटिव ये कैसे जीतते होंगे? जब जनरल असेंबली का मीटिंग होता है, 2/3 मेजोरिटी से अगर जो जीत गया होगा वही यहाँ पर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। और इसका काम क्या है? जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक हो गया, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर जो भी है, इन सब का वो देख रेख करते हैं। इट्स मेन फंक्शन टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कि सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। नेक्स्ट है, इस काउंसिल में 1/3 of this council is elected every year. 1/3 of the council elected every year. और and for the period of 3 years. 3 years के लिए इलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो रिटायर कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इट इज़ ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो इट इज़ ए प्रिंसिपल जहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूट हो सके, इन प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। ठीक है बच्चों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कोर्ट में कुल 15 जजेस हैं। 15 जजेस हैं, और ये जो जजेस हैं इन सब का कार्यकाल या इन सब का टर्म कितना होता है? 9 ईयर्स। 9 ईयर्स इनका टर्म होता है। और आउट ऑफ 15 जजेस, 3 आर फ्रॉम अफ्रीका, 2 आर फ्रॉम लैटिन अमेरिका, 3 आर फ्रॉम एशिया, 5 आर फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड 2 आर फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। दीज आर द 4 इंडियन जजेस। अभी 2012 से टिल डेट दलवीर भंडारी जी 4 इंडियन जजेस अब तक हुए हैं यहाँ पर। 4 इंडियन जजेस वहाँ पर हुए हैं। उनका नाम लिख दे रहा हूँ। एक है सर बेनेगल राव। सर बेनेगल राव ये थे 1952 से लेके 1953 तक। और एक है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1985 से लेकर 88। अभी है दलवीर भंडारी जी। दलवीर भंडारी जी ये 2012 से लेकर टिल डेट अभी तक हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। और यहाँ पर टोटल कितने जजेस हैं? 15 जजेस हैं। हर जज का टर्म कितना होता है? 9 साल का। अभी तक 4 ऐसे जज हैं। एक है सर बेनेगल राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और एक है दलवीर भंडारी जी अभी हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। यहाँ पर 14 मेंबर हैं। दिस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ 14 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 14 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट मेंबर ऑफ द। यहाँ पर 5 ऐसे मेंबर होंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होंगे। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है सेल्फ गवर्निंग। मतलब जो ट्रस्ट, जो पैसा आएगा कैसे मेंटेन होगा, कैसे क्या होगा,
इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स को देखना और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देखना, सेफगार्ड करना इंटरेस्ट को हैबिटेंट्स वालों का, ये सब उसका काम है। और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जहाँ पर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वो कौन सा है, वो है सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहाँ पर होता है, सेक्रेटेरिएट। और इसको हेड कौन करता है, दिस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, ये अपॉइंट करेगा जनरल असेंबली। ये अपॉइंट कौन करेगा, ये अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। हाँ, ये ऐसे अपॉइंट नहीं करेगा जनरल असेंबली, जनरल असेंबली को रेकमेंड कौन करेगा, दिस आर रिकमेंडेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, दिस आर रिकमेंडेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को रिकमेंड किया तो उनका सेक्रेटरी जनरल कोई भी बनेगा। और सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के, इलेक्टेड फॉर द 5 years, दिस आर इलेक्टेड फॉर 5 years। हाँ, अगर एक बार इलेक्ट हो गए तो ये री इलेक्शन भी कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब सेक्रेटरी जनरल 2 बार भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूएन के ये जो 6 प्रिंसिपल बॉडी के बारे में आप सबको बता दिया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजेंसी भी हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। और ध्यान रखो बच्चों, एक छोटा सा ट्रिक मान के चलो, जहाँ पर स्टार्टिंग में W आया हो और एंड में O आया हो, जनरली उन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा, 90% केस में उन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, जेनेवा में है। ठीक है, ये सब यूएन एजेंसी हैं, यूएन के एजेंसी है, WHO। इन सब के बारे में भी अभी बात कर देंगे, क्योंकि इन सब के बारे में एग्ज़ाम में आता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, कब कब बना, ये सब मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा, अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में अगर W हो, एंड में O हो, तो 90% केस ऐसा होगा कि इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, जेनेवा में होगा। ठीक है, और एक है WMO, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। और एक है WTO, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, अगर स्टार्टिंग में W हो और आखिरी में O हो तो 90% केस ऐसा होगा, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा में है। बहुत सारे ऐसे हैं बच्चों, मैं इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। एक WHO का हो गया, जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल भी जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड जेनेवा में है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है बच्चे, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, पेरिस। कहाँ पर है, पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनिसेफ का कहाँ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है पहले, दिस इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका काम क्या है बच्चों, टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड,
टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ओके, और कौन सा है? और एक है, हाँ, फूड, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। इसका काम क्या है? टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ध्यान रखना बच्चों, FAO का मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, और एक है UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ओके, और एक है UNFPA करके, यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसका कहाँ है? यूएनडीपी का न्यूयॉर्क पे है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ये सब UN एजेंसी हैं जो हर चीज़ देखते हैं, थोड़ा बहुत अलग अलग एजेंसी है। तो एक है UNFPA, ये कौन है? यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है? दिस स्टडी द पॉपुलेशन डायनामिक्स, कलेक्टिंग पॉपुलेशन डाटा, फॉर्मुलेटिंग एंड इवॉल्विंग पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग एंड देयर रिलेटेड ऑल्सो प्रोग्राम्स। तो ये सारा था UNO के बारे में, और ये एक स्टैटिक का टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में आता है बच्चों, आप सबको भी पढ़ के जाना पड़ेगा इसको। और वहाँ पर जनरल नॉलेज मेंशन किया गया है, लेकिन क्या आएगा मेंशन नहीं किया गया। तो ये सबसे पहला यही पढ़ के जाना आप लोग कि UNO के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग पहले ही पढ़ रहे होंगे, तो आप सबको ये ध्यान रख के जाना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत आया होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं अपना उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।